हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज के जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा इनकम टैक्स का जो सोर्स ऑफ द इनकम का लास्ट जो सोर्स होता है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी हमने कर लिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अभी डिस्कस कर रहे हैं हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके बाद हमारा एक ही जो यूनिट है वो बचता है, एक ही इनकम सोर्स बचता है, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। उसको भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और इसकी जो पीडीएफ है, जो ये फाइल आप देख रहे हैं, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे डाल दूंगा, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहाँ से चैनल को ज्वाइन करके आप ये जो पीडीएफ है इसको आप यहाँ से ले पाएंगे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज किसको कहा जाता है? Income from other sources is a category under the income tax in which we can consider all the different sources of the income which does not fall under other heads of the income। जैसा कि हमने 5 हेड ऑफ इनकम हमने देखे थे, उसमें अलग अलग तरह की इनकम कंसिडर की जाती है। जैसे कि सैलरी में सैलरी की जो इनकम होती है उसको, हाउस प्रॉपर्टी में जो हमारे रेजिडेंशियल हाउस है या जो भी बिल्डिंग की जो इनकम होती है, हमने जो रेंट पे दिया रहता है तो उसकी जो इनकम होती है उसको कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा कैपिटल गेन में डिफरेंट टाइप की है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके ट्रांसफ़र पे हमें जो भी इनकम होती है उस पर यहाँ पे टैक्स लगता है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ इनकम जो कि और हेड में यहाँ पे कंसिडर नहीं की जाती है, हमारी 4 हेड में कंसिडर नहीं की जाती है, उनको यहाँ पे अदर सोर्स में कंसिडर किया जाएगा। तो वही हमारा हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। ठीक है, वही बात यहाँ पे कही गई है जिसको हमारे सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, कैपिटल गेन में, पीजीबीपी में यहाँ पे नहीं दिखाया गया, वो हमारे कैपिटल यहाँ पे अदर सोर्सेज इनकम में आ जाएगी। एज पर सेक्शन 56 clause 1, any income which is not specifically exempted and not chargeable to the tax under any other head of the income shall be chargeable under the head income from other sources। तो यही बात इसमें कही गई है, जो भी हमारे सेक्शन 56 clause 1 के अंदर कि अगर कोई भी इनकम जो हमारी अदर 4 हेड में यहाँ पे चार्जेबल नहीं है, उस इनकम को हम कंसिडर करेंगे अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में। उसके बाद है टाइप्स ऑफ द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला हेड है, इसमें हमारे क्या क्या ऐसे इनकम है, क्या क्या ऐसे सोर्सेज है जिनके हम इनकम को इसमें चार्ज करने वाले हैं, इनको इंक्लूड करने वाले हैं। तो इसकी जो बात की गई है वो की गई है सेक्शन 56 क्लॉज 2 से सेक्शन 56 क्लॉज 6 तक इसमें बात की गई है। सेक्शन 56(2) बेसिकली क्लॉज 2 यहाँ पे बेसिकली इसी चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड करता है कि कौन कौन सी इनकम को हमको इसमें कंसीडर करना है अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले में हेड में। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे इनकम है, इनको ब्रॉडली हम अब देखेंगे। पहले आप एक कंसाइज वे में देख लीजिए। फर्स्ट है हमारा डिविडेंड, सेकेंड हमारा है, जैसे डिविडेंड के केस में 2 टाइप के डिविडेंड होंगे। इंडियन कंपनी से मिलता है तब क्या सिनेरियो होता है, या फॉरेन कंपनी से मिलेगा तब क्या यहाँ पे कंडीशन होगी, उसको अभी देखेंगे। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, अदर गेम्स और एनी सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग, बैटिंग और एनी और नेचर, यानी कि किसी भी प्रकार का आपका जो, जैसे आपने कोई लॉटरी जीत ली या किसी प्रकार का आपने पजल्स यहाँ पे पजल्स में आपने जीत लिया, या किसी तरह की हॉर्स रेसिंग में आपने पैसा लगाया, या कोई भी आपने गैम्बलिंग यहाँ पे करी, तो जो भी इनकम है चाहे वो लीगल है या इलीगल है, तो ये इनकम किस में चार्ज की जाएगी? आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में। थर्ड है हमारा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, यानी कि सिक्योरिटीज़ पे जो भी इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा, डिविडेंड के साथ इंटरेस्ट को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। 4 है हमारा इनकम बाय वे ऑफ लेटिंग ऑन हायर ऑफ मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर, यानी कि आपने कोई मशीनरी, प्लांट या फर्नीचर कोई भी आपने क्या किया, किराए पर किसी को दरी की है, तो उससे जो आपको इनकम होगी वो भी हमारे इस हेड में यहाँ पे टैक्सेबल हो गई। 5th, एनी सम रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर स्कीम, यानी कि कोई भी आपने जो आपका सम आपका किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपने किया था जो आपका स्टाफ वेलफेयर स्कीम के अंदर, उससे आपको कोई भी यहाँ पे अर्निंग होती है, कोई भी आपको यहाँ पे सम रिसीव होता है, तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में।
एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं है हमारे पीजीबीपी वाले में, तो हमको इसको कंसिडर करना पड़ेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में, राइट। एनी सम ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन टू बी सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड ऑफ द पार्टी रिसिपेंट। यहाँ पे बोला गया है जो भी सम आपको मिलेगा किसी भी प्रॉपर्टी के जो आपको रिसीव होती है, चाहे प्रॉपर्टी आपको कैश में रिसीव है तब भी आप कहेंगे, और अगर नॉन कैश प्रॉपर्टी है तब भी आप कहेंगे। नॉन कैश प्रॉपर्टी के दो यहाँ पे कंडीशन हो जाएंगी, मूवेबल प्रॉपर्टी है या नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो उस केस में कोई भी प्रॉपर्टी आपको रिसीव होती है तो उसके दो कंडीशन देखने को मिलेंगी हमको। पहली कंडीशन ये मिलेगी कि वो क्या उसके बदले में किसी भी प्रकार का कंसिडरेशन पे किया गया है। कंसिडरेशन मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। प्राइस आपका जो कंसिडरेशन होता है उसका मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का जो सेटलमेंट है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने किसी से क्या किया, हमने एसेट उसकी खरीदी, तो हम परचेज कंसिडरेशन में क्या पे करेंगे, उसको उसके एसेट के प्राइस को पे करेंगे, तो वो हमारा क्या हो गया, कंसिडरेशन हो गया। बट यहाँ पे बात करी है ऐसे इनकम की, ऐसे प्रॉपर्टी की जिसका आप या तो कोई कंसिडरेशन पे नहीं करते हो या पार्शियली कंसिडरेशन आप इनएडुकेट आप यहाँ पे करो। इनएडुकेट का मतलब है कि आप पूरा जितने का वो एसेट था, जितने की भी आपकी जो प्रॉपर्टी थी उतना आप पे नहीं करोगे, उससे कम आप यहाँ पे करोगे, तो वो हो गया इनएडुकेट कंसिडरेशन। इसकी कंडीशंस होती हैं, अभी देखेंगे कंडीशन आगे। और यहाँ पे गिफ्ट की बात भी कही गई है, ठीक है, ये गिफ्ट भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा बेसिकली प्रॉपर्टी के अंदर ही हमारा। और इसका सेक्शन होता है 56 क्लॉज 2 क्लॉज 10, ठीक है। फिर 8th है इंटरेस्ट ऑन लोन डिवेंचर। ये हमने डिवेंचर की तो ये हमने इंटरेस्ट की हमने बात करी थी, तो लोन और डिवेंचर की भी हम इनको इंक्लूड कर लेंगे। डायरेक्टर्स सिटिंग फीस इसमें आ जाएगी, साथ ही एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया, क्योंकि इनकम जो इंडिया की है वो तो एग्जम्प्टेड रहती है, हमने पहले भी यहाँ पे डिस्कशन किया है, तो आउटसाइड इंडिया की इसको कंसिडर करेंगे। रेमुनेशन रिसीव्ड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी एमएलए जो भी यहाँ पे रेमुनेशन प्राप्त करते हैं वो आपके किस में आ जाएगा, आपके अदर सोर्सेज वाले हेड में आ जाएगा। इंश्योरेंस कमीशन या रेमुनेशन रिसीव्ड बाय टीचर फॉर एक्टिंग एज एग्जामिनर, सैलरी अगर उसको मिल रही है, एकेडमिक सैलरी अगर उसको मिल रही है जॉब के बदले में, तो वो हेड में चार्ज होगा इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में। बट उसको अगर किसी एग्जामिनर के तौर पे उसको यहाँ पे कंपनसेशन मिल रहा है, रेमुनेशन दिया जा रहा है, जैसे कि एग्ज़ाम में उनकी ड्यूटी लगती है, या जैसे आपको कॉपी चेक करने के लिए यहाँ पे टीचरों को बुलाया जाता है, तो वो उसका पर डे का उनको कुछ ना कुछ रेमुनेशन यहाँ पे पर कॉपी के हिसाब से या इस तरह से उनको दिया जाता है, तो वो जो भी अर्निंग होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में यहाँ पे चार्जेबल होगी। कंपनसेशन ऑन अदर पेमेंट, या किसी और तरह की पेमेंट है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, यानी कि जो बैंक में डिपॉजिट होगा उससे अगर जो कोई इंटरेस्ट अर्न होता है तो वो भी हमारा इंटरेस्ट कहाँ पे चार्ज होगा, हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में यहाँ पे चार्ज होगा। इंटरेस्ट ऑन अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज, जिसको जो सोर्सेज आपको कंफर्म कोई भी सोर्स नहीं है, अनडिस्क्लोज्ड है, हमें पता नहीं कौन से सोर्सेज की इनकम है, तो सारी इनकम को जो बची खुची इनकम है सारी हम किस में चार्ज करेंगे, अदर सोर्सेज के हेड में। इसीलिए इसको रेसिडुअल सोर्स भी बोला जाता है, इनकम का रेसिडियल सोर्स चार्जिंग का, ठीक है, क्योंकि जितनी बची खुची इनकम है जो सारे 4 हेड में सेटल नहीं हो पाई वो 5वीं हेड इसमें आ जाती है। ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय ए डायरेक्टर, फैमिली पेंशन, ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है। अब 1 बाय 1 इसको देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम द इनकम्स एज मैंशनड अबव, देयर आर सम इनकम्स विच मे चार्जेबल अंडर द हेड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पे बोला गया है, कुछ हमको डिटेल में देखते हैं जिनको हमको जो हमारे लिए रेलेवेंट होने वाला है, उसको क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है डायरेक्टली उसको हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड की। डिविडेंड आपको पता है क्या होता है, जब भी आप क्या करते हो, किसी में इन्वेस्ट करते हो आप इक्विटी में, तो वहाँ पे आपको इक्विटी होल्डर जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको बेसिकली यहाँ पे डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है। द टर्म डिविडेंड इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 22। यहाँ पे बात की गई है डिविडेंड कौन से सेक्शन में यहाँ पे आपका डिफाइन है, तो सेक्शन 2
सब क्लॉज 22। डिविडेंड इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 वेदर इट इज़ पेड इन कैश और इन काइंड। कैश एंड इन काइंड। काइंड का मतलब हो गया कि किसी और तरह से आपको डिविडेंड दिया गया, जैसे आपका होता है ना, आपको क्या कर दिया, बोनस शेयर्स आपको इश्यू कर दिए, तो वो क्या हो गए, काइंड में आपको दे दिए। डिविडेंड के बदले में आपको शेयर्स दे दिए, तो वो काइंड में हो गए, ठीक है। एंड वेदर सच शेयर्स आर हेल्ड बाई SSCR एज इन्वेस्टमेंट और स्टॉक इन ट्रेड। वो कह रहा है कि यहाँ पे आपके जो SSC है, अगर वो उसने इन्वेस्टमेंट किया है कहीं पे, या स्टॉक एंड ट्रेड भी है उसके पास। स्टॉक एंड ट्रेड जैसे कि हम क्या मानते हैं, हम स्टॉक एंड ट्रेड को बेसिकली जो करंट की एक सिचुएशन है उसको मानते हैं, तो इसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द डिविडेंड एंड डिस्क्लोज बिलो, यानी कि टैक्स कैसे यहाँ पे टैक्स का ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इस केस में जैसे मैंने आपको बताया, दो केसेस होते हैं, एक डोमेस्टिक कंपनी के केस में या नॉन डोमेस्टिक कंपनी विच इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरेन कंपनी। जो डोमेस्टिक कंपनी है उसके केस में एज पर सेक्शन 10 सब क्लॉज 34 इसमें बात की गई है, इट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है, क्योंकि इंडियन कंपनी से जो भी हमको डिविडेंड यहाँ पे रिसीव होता है तो वो हमारे इनकम से जो उस पर टैक्स जो है एग्जेम्प्टेड रहता है। और कौन से उसके अंदर रहता है, 115O के अंदर, ठीक है, ये आपका डिविडेंड की यहाँ पे टैक्सेबिलिटी एग्जेम्प्टेड रहती है। एज सेक्शन 115BBDA सच डिविडेंड इन टैक्सेबल इफ़ ग्रॉस डिविडेंड एक्सीड ₹10 लाख। यहाँ पे एक लिमिट भी दी गई है इंडियन कंपनीज़ के प्रोस्पेक्टिव में कि आपकी अगर डिविडेंड की इनकम जो आपको डोमेस्टिक कंपनी से मिल रही है, डिविडेंड की आपकी जो लिमिट है वो 10 लाख से अब चली जाती है, तो उस केस में आपको ये टैक्सेबल हो जाएगा। बट बिलो 10 लाख इट इज़ फुली एग्जेम्प्टेड। डीम्ड डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाई ए डोमेस्टिक कंपनी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट, यानी कि जो डीम्ड डिविडेंड है अगर वो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया कंपनी के द्वारा, तो वो किसके हैंड में होगा यहाँ पे टैक्सेबल, वो रिसिपिएंट के हैंड में यहाँ पे टैक्सेबल माना जाएगा। जब उसको रिसीव हो जाएगा तब उसको यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। और नॉन जो डोमेस्टिक कंपनी है उसके केस में यहाँ पे फुल्ली टैक्सेबल होता है इन दी हैंड ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर के हैंड में वो फुल्ली यहाँ पे टैक्सेबल रहता है जितना भी डिविडेंड आप यहाँ पे लेते हैं। तो ये तो बात हो गई थी हमारे डिविडेंड की। अब बात करते हैं सेकंड, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, अदर गेम्स और एनी सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग, बैटिंग और एनी अदर फॉर्म और नेचर। यहाँ पे ये सारी जो इनकम है, ये आपकी जो इनकम है ये चार्जेबल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में, और इनको बोलते हैं कैजुअल इनकम बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, कैजुअल इनकम, ठीक है। इस इनकम को यहाँ पे फुल्ली टैक्सेबल किया गया है कुछ कंडीशंस को छोड़ के। कुछ यहाँ पे आपको एक्सेप्शन मिल जाएंगे, उसके अलावा यहाँ पे इनको एक फ्लैट रेट जो कि 30% का रेट है उसके रेट से यहाँ पे इसको चार्ज किया जाएगा जो भी इनकम ये है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन देखते हैं। पहला एक्सेप्शन ये है कि ए रेस हॉर्स ओनर इज एंटाइल्ड टू डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हिम फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द हॉर्सेस, यानी कि जो हॉर्स रेस ऑनर है, यानी कि आपको पता है कि हॉर्स की यहाँ पे रेस ऑर्गेनाइज की जाती है डिफरेंट टाइप के सिटीज़ में। तो यहाँ पे जो आपका हॉर्स रेस का ऑनर है वो जब मेंटेन करता है अपने हॉर्स के मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा करता है, ठीक है, तो वो खर्चा जो एक्सपेंडिचर वो करता है उस पे उसको छूट मिल जाती है। अगर वो ऑनर वहाँ से अर्निंग करता है, अर्निंग तो आपकी टैक्सेबल रहेगी, बट जो उसने उसके हॉर्स के लिए मेंटेनेंस के लिए उसने यहाँ पे एक्सपेंडिचर किया है वो आपका यहाँ पे एग्जेम्प्टेड रहेगा टैक्स से, ठीक बात है। एक्सेप्शन 2, डिडक्शन इन permissible for diversion by the overwriting title. For example, if SSC foregoes a certain % of the lottery income in favor of the government or to the concerned agency according to the terms, the amount so foregone shall be deducted. यहाँ पे सीधी सी बात बोली गई है, अगर आप कोई भी अमाउंट गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट के बिहाफ में किसी कंसर्न एजेंसी में यहाँ पे देते हो, जो भी आपने अमाउंट यहाँ पे जीती है तो वो अमाउंट की आपको डिडक्शन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने 5 लाख की यहाँ पे आपने लॉटरी जीती, उसमें से 3 लाख रुपए अपने गवर्नमेंट के फेवर में दे दिए या गवर्नमेंट के कंसर्न फेवर में आपने यहाँ पे दे दिए, तो वो 3 लाख की आपको यहाँ पे डिडक्शंस यहाँ पे मिल जाएगी, तो वो आपका टैक्सेबल नहीं रहेगा। ये दो आपके एक्सेप्शन थे किसके केस में,
विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस, जितने भी आपके कैजुअल इनकम है, ठीक है, तो ये आपके टोटल इनकी बात थी। और जो टैक्स रेट की मैंने आप बात की वो 30% का यहाँ पे आपको इसमें बियर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। सच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इफ़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। यानी कि अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आपके पीजीबीवी वाले हेड में चार्जेबल नहीं है तो इसको चार्ज किया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में, राइट। फिर बात करते हैं इनकम बाय वे ऑफ लेटिंग ऑन हायर और मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर। यहाँ पे बोला गया है कि जो भी आप अपनी, चाहे आपकी मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, इसको आप क्या करते हो, किराए पर देते हो। अगर आपने उस किराए को पीजीबीवी में इंक्लूड नहीं किया है तो उसको आपको इसमें अदर सोर्सेज वाले हेड में इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर है एनी सम रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर स्कीम। जो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रिसीव होगा, आपने कोई कंट्रीब्यूशन किया था स्टाफ वेलफेयर स्कीम में, तो उससे जो सम रिसीव्ड होता है वो सम भी यहाँ पे टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में। एनी सम रिसीव्ड बाय द एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एज कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड और superannuation fund or any fund set up under the provision of the Employees State Insurance Act or any other staff welfare fund is chargeable to tax under the head income from other sources if it is not taxed under the head profit and gains of the business and profession। यानी कि अगर ये इनकम कोई भी सम आपको रिसीव होता है किसमें से, कंट्रीब्यूशन आपने कोई भी किया है, जैसे आपने रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या इस तरह से आपने कोई भी कंट्रीब्यूशन आपने किया है एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन, तो उस केस में आपको, अगर आपने उसको पीजीबीपी वाले हेड में यहाँ पे चार्ज नहीं किया है तो आपको यहाँ पे अदर सोर्सेज वाले हेड में उसको यहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आपने कीमैन, किसी प्रकार की आपकी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर आपने उसको पीजीबीपी वाले हेड में चार्ज नहीं किया है तो वो भी आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल है। अब आती है इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बात आ गई अब, एनी सम ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन और टू बी सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपेंट। यानी कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो आपकी प्रॉपर्टी की बात की जाएगी, बेसिकली प्रॉपर्टी आपकी जिसके अंदर मैंने आपको बताया या तो कंसिडरेशन होगा नहीं, उस केस में क्या यहाँ पे सिनेरियो रहेगा, या तो यहाँ पे कंसिडरेशन होगा बट इनएडुकेट कंसिडरेशन होगा, पूरा कंसिडरेशन का पेमेंट नहीं किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे सम ऑफ मनी, if any sum of money is received without consideration and the aggregate value of which exceed rupees 50,000, ये लिमिट याद रखनी है। अगर आपको कोई यहाँ पे सम ऑफ मनी रिसीव होती है और उसकी लिमिट एक्सीड करती है 50,000 रुपीज़, यानी कि 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा की आपको यहाँ पे कोई भी सम यहाँ पे रिसीव होता है तो ये पूरी तरीके से यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपकी 50,000 से कम है तो ये टैक्सेबल नहीं है। अगर आपकी सम की जो आपने रिसीव किया है उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा की है तो ये पूरी तरीके से टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। ये तो बात थी हमारी रुपये पैसे की जो भी मिला। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की, इमूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं हमारे, जिसमें आ जाएगा हमारे लैंड एंड बिल्डिंग या ये दोनों चीज़ें, ठीक है। इस केस में सबसे पहली कंडीशन विदाउट कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपको एक घर यहाँ पे रिसीव हो गया, ठीक है, ये घर आपको रिसीव होगा, इसके बदले में जो रिसीवर था, माने बाई चांस जो गिवर था, माने ए था, ए ने आपको ये घर दे दिया, इसके बदले में आपने यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन इसका पेमेंट नहीं किया, ठीक है, कोई भी आपने 1 रुपये का भी यहाँ पे पेमेंट नहीं किया तो ये आपका हो गया विदाउट कंसिडरेशन। तो इस केस में आपकी क्या होगा, अगर आपकी प्रॉपर्टी का जो इनकम, जो आपकी प्रॉपर्टी की इनकम है वो एक्सीड करती है 50,000 से अबव, यानी कि प्रॉपर्टी का जो रेट है आपका वो आपका 50,000 से अबव आपके स्टैम्प ड्यूटी उस पर लगती है। बेसिकली प्रॉपर्टी के रेट जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट है वो आपकी 50,000 से ऊपर क्रॉस कर गया तो आपको ये टैक्सेबल होगा।
लेकिन अगर जो स्टैम्प ड्यूटी बेसिकली आपने जो पे करी है अगर उसकी वैल्यू 50,000 से नीचे है तो ये टैक्स से एग्जम्प्टेड रहेगा। ठीक है, इस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये तो बात थी हमारे जब विदाउट कंसिडरेशन, बिल्कुल कंसिडरेशन का पेमेंट हमने नहीं किया। अब बात करते हैं जब हमने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन की बात करी। इनएडिक्वेट मतलब यहाँ पे कंसिडरेशन का पेमेंट तो किया जाएगा बट जो एक्चुअल उसका अमाउंट था उससे कम पेमेंट होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इफ़ कंसिडरेशन इज़ लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी। देखिए जो स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू थी उससे कम की यहाँ पे कंसिडरेशन के अमाउंट को पे किया गया है। एंड प्रॉपर्टी द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन इज मोर देन द हायर ऑफ द। यहाँ पे सीधे सीधे ये लिखा गया है आपको इन एडुकेट के कंडीशन में क्या करना है, द डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द कंसिडरेशन शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द SCC एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर ये जो आपकी इनकम है, ये जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू है वो क्रॉस करती है 50,000 से ऊपर, ये 50,000 को क्रॉस करती है। पहले केस में तो क्या हो जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी अगर 50,000 से अब की है तो पूरा आपका टैक्सेबल रहेगा। ये कंडीशन थी विदाउट कंसिडरेशन की, इसमें कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया गया। दूसरे में इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इसमें कंसिडरेशन तो पे किया गया बट जितनी आपकी स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू थी, स्टैम्प ड्यूटी आपकी जितनी पड़ी उससे कम कंसिडरेशन पे किया। तो इस केस में आप स्टैम्प ड्यूटी की जो वैल्यू है और जो कंसिडरेशन पे किया इन दोनों के बीच का डिफरेंस की अमाउंट जो आएगी उसको यहाँ पे चार्जेबल किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 80,000 की आपकी स्टैम्प ड्यूटी थी। ठीक है, कंसिडरेशन आपने दिया 70,000 का, तो इसमें जो चार्जेबल अमाउंट होगी वो 10,000 की अमाउंट यहाँ पे चार्जेबल हो जाएगी। दोनों के डिफरेंस को इसमें लिया जाएगा, ये बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, तो ये बात थी हमारी किसके केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, जिसमें हमारी लैंड एंड बिल्डिंग भी दोनों, या लैंड भी आ सकती है बिल्डिंग भी आ सकती है, या दोनों को हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैल्यू टू बी कंसिडर्ड वेयर द डेट ऑफ एग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे जो कंडीशन है वो आएगी कि आप कौन सी वैल्यू को यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी की कौन सी वैल्यू को आप कंसिडर करेंगे, ये आप जब आपका डेट एग्रीमेंट हुआ था तब की वैल्यू लेंगे या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जब आपने किया तब की वैल्यू लेंगे। तो जब भी आपका इस तरह की कंडीशन आएगी तो उस केस में जब आपका एग्रीमेंट हुआ तो उस समय की आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू थी उसको यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। ये देखिए, द डेट ऑफ एग्रीमेंट इंस्टीड ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मे बी टेकन एज ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट इंस्टीड ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि आप जो स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू लोगे वो कौन से डेट पे लोगे, जब आपका एग्रीमेंट हुआ था तो उस वैल्यू को आप कंसिडर करोगे, इसको आप कंसिडर नहीं करोगे जो रजिस्ट्रेशन की आपकी डेट थी उसकी वैल्यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इफ़ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिस्प्यूटेड बाय द SSC, if the SSC officer may refer the valuation of the such property to a valuation officer if such valuation is less than the stamp duty value। यानी कि यहाँ पे सीधी सी यही बात कही गई है कि कब जो है यहाँ पे असाइनिंग ऑफिसर असाइन किया जाएगा आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के लिए, वो तब किया जाएगा जब आपने क्या किया है, वैल्यूशन आपकी लेस देन हो जाएगी किससे, स्टैम्प ड्यूटी से। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आपको जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वहाँ पे डिस्प्यूट के केस में ये कंडीशन होगी। अब बात करते हैं, ये तो हमारी केस था इमूवेबल का। अब बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, लाइक आपकी मोटर कार हो गई, बाइक हो गई, या इस तरह की जो चीज़ें हो गई, उसमें क्या कंडीशन रहती है। सबसे पहली चीज़ विदाउट कंसिडरेशन, इसमें भी दो कंडीशन आएंगी, विदाउट कंसिडरेशन एंड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। जब विदाउट कंसिडरेशन की बात की जा रही है तो इस केस में अगर आपकी इनकम, ठीक है, अगर आपकी प्रॉपर्टी 50,000 से रुपये से ज़्यादा की है, अगर आपकी प्रॉपर्टी 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा की है तो उस केस में जो प्रॉपर्टी की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है वो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी। अगर 50,000 से नीचे है तो कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, बट आपने 50,000 से अबव की यहाँ पे प्रॉपर्टी है तो उस केस में आपको जो फेयर मार्केट वैल्यू उस प्रॉपर्टी की चल रही होगी उतना वहाँ पे टैक्सेबिलिटी के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी होगी। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे कही गई है।
द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द सच प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट वुड बी टैक्स्ड एज द इनकम ऑफ द रेसिपेंट इफ़ इट इज़ एक्सीड ₹50,000। ठीक है, तो यही बात कही गई है। और दूसरी कंडीशन आती है जब इन एडुकेट कंसिडरेशन था, तब क्या कंडीशन हो गई? इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू एंड सच कंसिडरेशन एक्सीड ₹50,000 सच डिफरेंस वुड बी टैक्स्ड एज द इनकम फ्रॉम द इनकम ऑफ द रेसिपेंट। यहाँ पे भी डिफरेंस लेंगे हम, किसका डिफरेंस लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन। जितनी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी और जितना कंसिडरेशन उसका बनता है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस को लेंगे। अगर वो डिफरेंस आपके 50,000 से ज़्यादा आता है तो ये आपके कंसिडर किया जाएगा एज ए टैक्स लाइबिलिटी इसमें, इस हेड के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में देखा था, जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू थी और जो कंसिडरेशन था उसके डिफरेंस को हमने यहाँ पे कंसिडर किया था। बट यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा आपके फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन की वैल्यू, इन दोनों के डिफरेंस को कंसिडर किया जाएगा। इफ़ इट एक्सीड ₹50,000 देन इट विल चार्ज अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, किसमें? मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। तो ये बात थी हमारे इमूवेबल की और मूवेबल प्रॉपर्टी की। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो आपके मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला केस है, ये किस केसेस में यहाँ पे एग्जेम्प्ट रहेगा, किस केस में हम इसको यहाँ पे टैक्सेबल नहीं हो पाएगा। ये पहली चीज़, अगर सेक्शन हमारा बोलता है 56 क्लॉज टू क्लॉज 10 सेक्शन हमारा बोलता है, अगर ये आपको जो प्रॉपर्टी है वो मिल रही है किसी रिलेटिव से, फ्रॉम एनी रिलेटिव, तो ये टैक्सेबल नहीं होगी। दूसरा, ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि फॉर एग्जांपल ए है, ए की मैरिज पे उसको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार के, चलो मान लेते हैं गोल्ड चेन यहाँ पे मिलती है, गोल्ड चेन उसको मिलती है उसके ओकेज़न पे, उसके मैरिज पे, तो वो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी। दूसरा, तीसरा, अंडर ए विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि किसी भी प्रकार के आपको जो विल मिलती है, आपके जो आपके पूर्वजों से या किसी से आपको यहाँ पे विल मिल जाती है, तो वो विल भी यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी। उसके अलावा नेक्स्ट, किसी की यहाँ पे डेथ हो जाती है, चाहे वो आपका कोई पेयर है या डोनर है, जो भी था, उसके डेथ के केस में भी ये आपका जो किसी भी तरह के जो कंसिडरेशन है आपने जो उसका ट्रांसफ़र किया है कंसिडरेशन का, तो वो आपकी टैक्सेबल नहीं होगी। फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी, कोई लोकल अथॉरिटी ने यहाँ पे ये ट्रांसफरेबिलिटी की है, यानी कि वो आपको यहाँ पे किसी से वो मिला है, जो आप मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो हम बात कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे एग्जम्प्टेड रहेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो और अदर कंडीशन है, सच क्लास ऑफ द पर्सन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन में भी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि कुछ और कंडीशन हो सकती है जिसमें प्रिस्क्राइब्ड और दिया गया है कि ये सब चीज़ें हैं, तो उस केस में यहाँ पे आपका जो एग्जम्प्टेड रहेगा, आपका जो आप इनकम यहाँ पे बेसिकली अदर सोर्सेज की इनकम है। अब बात करते हैं हमारे डिडक्शंस की, और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इसमें कि जो आपको गिफ्ट की बात की जाती है ना, गिफ्ट आपको दिया जाता है, तो गिफ्ट के केस में भी यहाँ पे यही बात है, अगर 50,000 तक का गिफ्ट आपको मिलता है तो ये टैक्सेबल नहीं रहता है, ये आपका एग्जम्प्ट रहेगा। ठीक है, अगर ये क्रॉस कर जाता है 50,000 तो उस केस में ये टैक्सेबल हो जाएगा। और ये कब टैक्सेबल नहीं होगा? गिफ्ट के केस में भी, गिफ्ट के केस में भी सेम कंडीशन रहेगी, अगर आपको किसी रिलेटिव से मिलता है तो आप क्या ये एग्जम्प्ट रहेगा। इसी तरह से ये सारी कंडीशन आपके गिफ्ट के केस में भी अप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैरिज पे आपको किसी प्रकार का कोई गिफ्ट मिलता है, चाहे उसकी वैल्यू एक्सीड करती है 50,000, तो भी वो आपका चार्जेबल नहीं होगा, वो एग्जम्प्टेड रहेगा। ठीक है, तो ये आप इसमें कुछ कंडीशंस हैं, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ डिडक्शंस हैं उनको देखते हैं। एडमिसिबल डिडक्शन इसमें दी जाती हैं अंडर सेक्शन 57 के अंदर। क्या क्या डिडक्शंस वो हैं? फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड द फॉलोइंग डिडक्शंस आर टू बी मेड। पहली कौन सी डिडक्शंस है? अंडर सेक्शन 115O, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। इन केस ऑफ द डिविडेंड, अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है इंडियन कंपनी से, तो उस केस में आपकी जो इनकम है वो यहाँ पे एग्जम्प्ट रहती है और आपको डिडक्शन इसमें दी जाती है। ठीक है, इनकम को कंसिडर किया जाएगा बट उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, किसकी? डिविडेंड की।
तो डिविडेंड की इसमें बात हो गई है। डिविडेंड हमारा इसके अंदर आपको अंडर सेक्शन 115O के अंदर यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाती है, ये आपको डिडक्शन इसमें मिल जाएगी। नंबर सेकंड है इनकम कंसिस्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एज ए कंट्रीब्यूशन टू एनी पीएफ, यानी कि पीएफ जो प्रोविडेंट फंड में है उससे अगर कोई यहाँ पे रिकवरी है एम्प्लॉयज़ की, तो उस केस में आपको ये सेकंड केस हमारा ये था अमाउंट कंट्रीब्यूटेड remitted बिफोर द ड्यू डेट अंडर द रिस्पेक्टिव एक्ट्स, ये अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन एक्ट 36 क्लॉज 1 क्लॉज 6। उसके बाद है इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर ऑफ द मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर, यानी कि आपने जो इनकम रिसीव करी अपनी मशीनरी को, प्लांट या फर्नीचर को आपने हायर ये अपने किराए पर दिया, तो उससे आपने क्या इनकम अर्न करी उससे, तो इसमें भी आपको यहाँ पे कुछ डिडक्शन मिलेगी। किस चीज़ के लिए? करंट रिपेयर्स टू द मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर, यानी कि कोई आपने उस पर रिपेयर किया और जो अपने प्लांट मशीनरी था उस पर इंश्योरेंस प्रीमियम पे मिल जाएगा, जो अपने प्लांट मशीनरी या फर्नीचर पे आपने किसी प्रकार का कोई आपने इंश्योरेंस यहाँ पे किया है तो उसकी प्रीमियम पे आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगी। डेप्रीसिएशन या अनअब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन, तो इस पर भी आपको यहाँ पे इन तीनों केसेस में आपको कुछ न यहाँ पे डिडक्शन यहाँ पे दी जाएगी। अब बात आती है फैमिली पेंशन की। फैमिली पेंशन के केस में आपको डिडक्शन मिलेगी 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000, इन दोनों में से जो लेस होगा उसकी आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आपका 1 लाख की यहाँ पे पेंशन थी, ठीक है, फैमिली पेंशन की बात हो रही है, 1 लाख का था तो 1/3 आप इसका कर देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे 30,000 एंड 15,000, तो इसमें आपके लिए 15,000 एग्जम्प्टेड हो जाएगी, क्योंकि विच एवर इज लेस विल बी एग्जम्प्टेड अंडर फैमिली पेंशन, राइट। अब फिफ्थ है इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन इन्हेंस्ड कंपनसेशन रिसीव्ड, यानी कि आपको कोई कंपनसेशन मिला या इन्हेंस्ड कंपनसेशन आपको दिया गया तो उस केस में 50% ऑफ द सच इंटरेस्ट विल बी एग्जेम्प्टेड अंडर इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन। Sixth, any other expenditure not in the nature of capital expenditure incurred wholly and exclusively for earning such income, यानी कि किसी प्रकार का कोई एक्सपेंडिचर आपने किया जो कि कैपिटल नेचर का नहीं है, ठीक है, वो कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। और आपने किस चीज़ के लिए किया, ये सच इनकम जो आपने अदर सोर्सेज की इनकम थी उसको यहाँ पे एक्वायर करने के लिए आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाती है, बट शर्त ये है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का नहीं होना चाहिए। हमने एक्सपेंडिचर के टाइप भी यहाँ पे पढ़े हुए हैं पहले, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं, तो अभी समझाने की आई होप ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने ऊपर बात करी कि कुछ जो आपको गिफ्ट्स मिलेंगे या आपको प्रॉपर्टी मिलेगी या आपको किसी भी तरह का कंसिडरेशन आपको मिलता है तो वो आपके रिलेटिव से मिलता है तो वो आपका टैक्सेबल नहीं होता। तो यहाँ पे रिलेटिव को भी कौन कौन से लोग हैं जिनको रिलेटिव में यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, तो पहला है इन केस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के केस में स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल हो सकता है, आपके स्पाउस हो सकते हैं इंडिविजुअल का, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल हो सकता है, यानी कि आपके जो जैसे आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है तो उनके भाई बहन, तो वो भी आपके किस में आ जाएंगे, रिलेटिव में आ जाएंगे। ब्रदर और सिस्टर ऑफ द ईदर ऑफ द पेरेंट्स एंड इंडिविजुअल, ये भी आपका किस में रिलेटिव में इंक्लूडेड है। यानी लीनियल असेंडेंटल, और ये आपका सारा सब कुछ इसमें दिया गया है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका सारे जो हैं वो आपके रिलेटिव में आएंगे। बेसिकली रिलेटिव का जैसे मीनिंग हम समझते हैं वही यहाँ पे दिया गया है कि जो भी लोग हमारे से कनेक्टेड हैं, हमारे रिश्तों से कनेक्टेड हैं, वो यहाँ पे इंक्लूडेड हो जाएंगे एज ए रिलेटिव। तो उनसे जो भी यहाँ पे कंसिडरेशन यानी कि प्रॉपर्टी रिसीव होती है तो वो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड रहती है, इसकी यहाँ पे कंडीशन बताई गई है, ठीक है। और एचयूएफ के केस में मेंबर के यहाँ पे बात करी गई है, जो भी मेंबर हैं एचयूएफ के, उनसे अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉपर्टी यहाँ पे मिलेगी तो वो एग्जेम्प्टेड रहेगी, ठीक है। ये बात हो गई हमारी किसकी, रिलेटिव की बात। अब देखते हैं इसके कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिससे अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ जाएगी, क्या चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं क्या नहीं रहती हैं। हमारी सारी खिचड़ी बन चुकी है, थोड़ा सा इसको हम डिस्क्राइब करेंगे क्वेश्चंस के हिसाब से और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एग्जेम्प्टेड है, क्यों एग्जेम्प्टेड है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमने लिया है, एक्स रिसीव्स द फॉलोइंग गिफ्ट फ्रॉम मिस्टर ए, यानी कि एक्स एक बंदा है, उसको ए से ये सारी जो गिफ्ट्स हैं ये मिले हुए हैं, ठीक है, अभी देखेंगे। और ए कौन है, उसका फ्रेंड है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर।
यानी कि एक्स को अपने फ्रेंड से ये सारे गिफ्ट्स मिले हुए हैं। अब इन जो गिफ्ट्स हैं उसमें बोला है कि आपको बताना है कि कौन सा टैक्सेबल होगा, कौन सा टैक्सेबल नहीं होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में। चलिए बात कर लेते हैं। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ द गिफ्ट द फॉलोइंग टेबल इज प्रिपेयर्ड। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहली चीज, कैश गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, उसको कैश में गिफ्ट कोई मिला और उसकी अमाउंट कितनी है 44,500 है, तो ये आपकी क्या है, टैक्सेबल रहेगी। ठीक है, टैक्सेबल रहेगी क्योंकि ये आपका रिलेटिव नहीं है। रिलेटिव के केस में आपका जो है एग्जम्प्टेड हो जाता। सेकंड, कैश गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, दूसरा कैश गिफ्ट है, ये भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि ये आपका रिलेटिव नहीं है। थर्ड, कैश गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, तीसरा गिफ्ट में मिला, ये भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब है कैश गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ हिज डॉटर्स मैरिज, यानी कि फ्रेंड से मिला गिफ्ट, कब मिला, उसकी जब बेटी की शादी थी, तो उस केस में भी ये टैक्सेबल होगा क्योंकि हमने बात करी थी जब एक्स की शादी होती तो उस केस में ये एग्जम्प्टेड रहता, बट ये शादी है एक्स की बेटी की, तो उस केस में ये टैक्सेबल होगा। 25,000 फिर टैक्सेबल होगा। गिफ्ट फ्रॉम मूवेबल प्रॉपर्टी, और गिफ्ट फ्रॉम मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपकी 57,200 यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू दी गई होगी। देखिए यहाँ पे 57,200 और बोला है विथआउट कंसिडरेशन। विथआउट कंसिडरेशन के केस में हम कुछ प्लस माइनस करते ही नहीं है, बट सीधे हम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को यहाँ पे देखते हैं और वही हमारे यहाँ पे टैक्सेबल हो जाती है। तो इसको ये हमारी टैक्सेबल हो गई। टोटल हमारी जो निकल के आया अमाउंट 2,29,600 आपका टैक्सेबिलिटी, ये आपकी निकल के आ गई पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। स्टेट द हेड्स ऑफ द इनकम अंडर विच द फॉलोइंग इनकम्स आर टू बी असेस्ड, यानी कि आपको बताना है कि ये जो हेड ऑफ इनकम है, यानी कि जो आपको ट्रांजैक्शन दे रखी हैं, तो ये कौन से आपके इनकम टैक्स के हेड के अंदर आएंगे। ठीक है, पहली चीज़, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो ऑफ द एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कौन से में आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो आपकी फैमिली पेंशन होती है उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। दूसरा, फीस रिसीव्ड बाय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर अटेंडिंग इट्स बोर्ड मीटिंग, ये फीस जो रिसीव की गई है ये भी हमारे किस में आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में चार्ज की जाएगी। अब थर्ड वाली देख लेते हैं, सैलरी रिसीव्ड बाय द पार्टनर फ्रॉम ए पार्टनरशिप फर्म, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये इनकम है हमारी पीजीबीपी की इनकम, ये इनकम यहाँ पे चार्ज नहीं की जाएगी, सैलरी की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड गेन्स में क्योंकि है, क्योंकि हम पार्टनरशिप फर्म को बेसिकली एक हम क्या देखते हैं यहाँ पे, बिजनेस की तरह हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो बिजनेस को जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होंगी हम उसको पीजीबीपी के अंदर यहाँ पे ऐड करेंगे। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, सबलेटिंग का कॉन्सेप्ट पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। जब क्या करता है आपका टेनेंट नए टेनेंट को यहाँ पे अपॉइंट करता है, यानी कि आपका जो किराएदार ने है उसने नए एक किराएदार को यहाँ पे अपना जो घर है, अपना जो रूम उसने लिया था उसको शेयर कर लिया, या किसी भी तरीके से उसने नया किराएदार यहाँ पे रख लिया, जो इनकम होती है वो सबलेटिंग यहाँ पे कहलाता है। तो ये भी हमारा चार्ज किया जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में, राइट। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस थी जो इंपॉर्टेंट हैं और कौन से हेड में ये चार्ज की जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वाई सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम एंड आउटगोइंग फॉर द ईयर 2019-20। और ये ट्रांजैक्शंस बोली हैं और इसमें आपको बताना है कि कौन से आपके टैक्सेबल होंगे, कौन से यहाँ पे एग्जेम्प्टेड रहेंगे। पहला है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एक्स कंपनी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी ₹4,160, यानी कि यहाँ पे बोला है कि 4,160 रुपये की आपकी डिविडेंड आपको रिसीव हुआ है एक्स लिमिटेड कंपनी जो कि इंडियन कंपनी है। हम पहले ही बात कर चुके हैं, आपके जो डिविडेंड है वो आपकी एग्जेम्प्टेड रहेगी अंडर सेक्शन 115 के अंदर। तो ये आपकी क्या हो गई, इसकी नील हो गई, क्योंकि ये इंडियन कंपनी। अगर यहाँ पे फॉरेन कंपनी की बात होती या ये आपकी 10 लाख से अबव होती तो यहाँ पे चार्जेबल होता। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन अमेरिकन गवर्नमेंट बॉन्ड ₹15,700, ये आपका टैक्सेबल होगा। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव किया गया है
ये आपका टैक्सेबल होगा। थर्ड, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। हॉर्स रेस से जो भी आपको इनकम होगी, हमने कहा था एक्सपेंसेस की छूट मिलेगी, इनकम की छूट नहीं मिलेगी। एक्सपेंसेस आपका पूरा, इनकम आपका पूरा पूरा यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रॉसअप करने का। ग्रॉसअप तब करेंगे हम जब हम यहाँ पे हमें रेट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, तो हम उसको ग्रॉसअप कर सकते हैं। ग्रॉसअप करने का मतलब ये है कि जैसे हमको बोल दिया कि आपको 30% टैक्स काट दिया, तो हम उसको पूरे 100% पे यहाँ पे लेके जाएंगे। ठीक है, आफ्टर 30% टैक्स डिडक्शन बोला है, तो हमको उसको पूरे 100% पे यहाँ पे ग्रॉसअप करना है, तब हम उसके एक्चुअल अमाउंट को यहाँ पे पता कर पाएंगे। ठीक है, वही एक्चुअल अमाउंट आएगी, उसके बाद जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो वहाँ पे निकल पाएगी। इसलिए हम इस अमाउंट को ग्रॉसअप करते हैं। बट यहाँ पे रेट हमको नहीं दिया है, तो हम यही मान के चलते हैं कि ये अमाउंट आपकी ग्रॉसअप की गई है ऑलरेडी। तो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगी, 13,200 आपके पास आ गया विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, और अज्यूमिंग इट इज़ ग्रॉस्ड अप ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद है इनकम बाय द वे ऑफ ओनिंग मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। यहाँ पे मेंटेनेंस की बात की गई है। आपके मेंटेनेंस के लिए 8,900 आपके पास है, जिसमें से आपको एक्सपेंसेस की डिडक्शन मिलेगी 1,200 रुपये का, जो एक्सपेंसेस आपने किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इनकम फ्रॉम वे ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज। यहाँ पे ये तो बात हो गई ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज, और इसमें एक्सपेंसेस आपने बियर किए, इनकम आपने हो गई, इनकम की तो पूरे आपका टैक्सेबल रहेगा। जो एक्सपेंसेस आपने बियर किए, कितने के किए, 1,200 रुपये के जो एक्सपेंसेस आपने बियर किए हैं, उसकी आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी, तो वो आपका माइनस हो जाएगा। उसको यहाँ पे माइनस कर दिया हमने, इसमें से 1,200 रुपये माइनस किया 8,900 में से, तो नेट अमाउंट 7,700 आपके पास निकल के आ गई माइनस करके। फिर है विनिंग फ्रॉम लॉटरी। लॉटरी की यहाँ पे बोला गया है, देखिए लॉटरी की अमाउंट आपको दी गई है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला, अगर आपको रेट दिया है और आफ्टर डिडक्शन बोला है, तो इसको आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। यानी कि इसमें से 30% आपने माइनस कर दिया ऑलरेडी, तो हम इसको 100 पे करेंगे। 100 पे करने के लिए हम क्या करेंगे, 8,400 ये तो हमारे पास अमाउंट आई आफ्टर 30% डिडक्शन। तो 30% डिडक्शन हो गया, तो हमें इसे 100 पे करना है जब कितना डिडक्शन हो चुका, 30 हो चुका। तो इस तरह से ग्रॉस अप किया जाता है। ठीक है, 100 ऊपर आ जाएगा, नीचे जितना रेट से डिडक्शन हो चुका है वो आप नीचे लिख देंगे। तो आपके पास कितना निकल गया, सॉरी एक छोटा सा वो हो गया था, देखिए 8,400 तो आपके पास है ही। अब आप क्या करेंगे, 100 पे करेंगे और नीचे 70 आ जाएगा, क्योंकि 30 आपने लेस कर दिया। ठीक है, जितना लेस कर दिया आपने 100 में से, वो आपका नीचे आ जाएगा बेसिकली। और इसका रूल क्या होता है, इसका रूल सीधा सीधा ये होता है कि जैसे आपने बोल दिया कि ये कितने पे अमाउंट पे है, ये आपका अमाउंट है, कॉन्सेप्ट इसका देखना, ये 70% अमाउंट पे कितना है, 8,400 है। सीधी सी बात, 70% के अमाउंट पे कितना अमाउंट, 70% पे हमारा कितना अमाउंट बनता है, 8,400 बनता है, क्योंकि इस 70% में से 30% ऑलरेडी लेस हो चुका है, और क्वेश्चन में हमें बोला गया 30% हम डिडक्ट कर चुके हैं। तो ये अमाउंट कितने की बची, 70% की। तो मान लेंगे ये हमारे पास 1% की कितनी बचेगी, 1% की बच जाएगी 8,400 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 70, ये आ गई 1% की। अब हमें चाहिए 100% की, तो जितने परसेंट की चाहिए उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई आप कर दोगे, तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया, 8,400 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 70। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है ग्रॉसअप करने का। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे इस तरह से आपने ग्रॉसअप किया, और ग्रॉसअप करके आपके पास कितनी आ गई, 12,000 की अमाउंट आ गई। और जो कैजुअल इनकम, आपकी कैजुअल इनकम है, वो पूरी की पूरी यहाँ पे टैक्सेबल होती है, 12,000 आप टैक्सेबल यहाँ पे कर देंगे। और टोटल जो आपके पास निकल आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये निकल के आएगा 48,600 की नेट अमाउंट आपके पास आ गई। यहाँ पे बोला गया है नो डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। आपको पता है यहाँ पे डिडक्शन नहीं दी जाएगी, और क्योंकि एक्सपेंसेस की डिडक्शन दी जाएगी, जो भी मेंटेनेंस का चार्ज है आपके हॉर्स का मेंटेनेंस, उसकी यहाँ पे डिडक्शन दी जाएगी। सो गाइज, ये थे हमारे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। आई होप इससे आपको क्लैरिटी हुई होगी। ठीक, कौन सा आपका जो चार्जेबल है, कौन सा आपका एग्जेम्प्टेड है, इसके लिए इस क्वेश्चन को मैंने ऐड किया था। और थ्योरेटिकल पार्ट भी आप देख सकते हैं, अगर इसमें कोई डाउट रहे आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है गाइज, तो इसको कीजिए। इसके बाद हमारा एक हेड और बचता है जो पीजीबीपी का है, उसको हम करेंगे डिस्कस
क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ सीखने को है, काफ़ी लंबा चैप्टर है वो, उसको हम आराम से करेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं ये पीडीएफ को डाल दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।